आप गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? मेन बात ये है कि गुड्डू 15 अप्रैल 2023 की शाम इलाहाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के पास ताबड़तोड़ 20 गोलियां चली और सब देखते रह गए। माफिया से नेता और फिर विधायक फिर सांसद बने अतीक अहमद की पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। मगर अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जो दशकों से सुर्खियों में आता रहा है और आज एक बार फिर चर्चा में। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 में एक किरदार आतिफ अहमद अतीक से काफी मिलता जुलता माना जा रहा है। कई सिमिलैरिटीज हैं, मगर एक चीज फिल्म में ऐसी दिखाई गई है जिस पर देश की विपक्षी पार्टियों को ऐतराज है। फिल्म में आतिफ के किरदार के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ जुड़े दिखाए गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के साथ भी उसका कनेक्शन दिखाया गया है। अतीक अहमद को सबसे पहले चुनावी टिकट देने वाली समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं का कहना है कि अतीक की छवि जैसी भी हो, ISI और आतंकियों के साथ कनेक्शन दिखाना ज्यादा हो। सच क्या था? क्या वाकई में अतीक के अपराधों की फहरिस्त सरहद पार तक जाती थी, या आदित्य धर की फिल्म में थोड़ा सच और थोड़ी कल्पना मिलाकर एक अलग ही कहानी बुनी गई है? और ऐसा क्यों है कि अतीक अहमद का नाम आज भी उतनी ही खलबली मचा रहा है? इसका जवाब मिलता है साल 2005 की जनवरी में। 25 तारीख थी और राजू पाल की शादी को महज 9 दिन हुए थे। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे। वो घर से किसी काम से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। रास्ते में उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और अस्पताल पहुंचने के पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे हाथ था अतीक अहमद का। अतीक के भाई अशरफ को राजू पाल ने चुनाव में हरा दिया था। अतीक खुद उस वक्त फूलपुर से लोकसभा सांसद थे। सत्ता के मद में चूर अतीक को भाई की हार बर्दाश्त नहीं हुई और इसके साथ ही इतिहास में ऐसा पन्ना जोड़ा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में राजनीति के अपराधीकरण की कहानी लिखी जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मंच पर आकर अतीक को निर्दोष करार दे दिया। सब देखते रह गए। अतीक के कारनामों से सब वाकिफ थे, उसका इतिहास सबको पता था। अतीक के पिता तांगा चलाते थे। कहते हैं कि अतीक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने लिखने में भी नहीं। वो पहले छोटे मोटे अपराध किया करता था। फिर 1989 में लाइमलाइट में आया चांद बाबा हत्याकांड के बाद। चांद बाबा के साथ अतीक की वर्चस्व की लड़ाई थी। इसके बाद वो बाहुबली बनने की चाहत के साथ अंधाधुंध अपराधों को अंजाम देता चला गया। अतीक को बाहुबल के साथ साथ जो पावर चाहिए थी वो मिली राजनीति में एंट्री होने पर। 1989 में अतीक ने पहली बार पश्चिमी इलाहाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गया। पहले वो निर्दलीय ही चुनावी अखाड़े में उतरता रहा। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। समाजवादी पार्टी ने ही उसको संसद भी पहुंचाया। 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सांसद बना और अगले साल राजू पाल की हत्या के बाद जैसे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट अनुपम मिश्रा के मुताबिक मुलायम सिंह के साथ तो अतीक की नजदीकी किसी से छिपी नहीं थी, मगर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को जब मौका मिला, उन्होंने अतीक की ताकत तोड़ने की पूरी कोशिश की। 2007 में उन्होंने प्रयागराज के चकिया में उसका ऑफिस गिरवा दिया। सिविल लाइंस में इमारत पर बुलडोजर चलवा दिया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी संपत्तियां जब्त कर ली, अवैध कब्जे खाली करा लिए। अतीक ज्यादातर जेल में ही रहा। वो खुद को बचाने के लिए किस हद तक जाता था, इसकी बानगी मिली 7 अगस्त 2002 को। अतीक को इलाहाबाद कोर्ट में पेश किया गया। तभी दिन दहाड़े उसके ऊपर बम से हमला हो गया। भगदड़ मच गई। अतीक ने आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी ने उसको मारने के लिए यह हमला किया था। हालांकि जांच में पता चला कि अतीक ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया था। उसकी साजिश बच निकलने की थी। 15 अप्रैल 2023 में जेल से ही अतीक को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पत्रकार बनकर एक शख्स आया और सबके सामने अतीक को गोली मार दी। इसके साथ ही गुंडे से माफिया और माफिया से नेता बने अतीक अहमद की कहानी उस गोली के साथ ही खत्म हो गई। मगर उसकी मौत के बाद यूपी ATS ने हथियारों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए उनसे अतीक एक बाहुबली या अपराधी नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मालूम पड़ने लगा।
चार्जशीट में दावा किया गया था कि अतीक का गैंग IS 227 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ था। अतीक के कबूलनामे और सबूतों के बेसिस पर यह चार्जशीट तैयार की गई थी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में भी पुलिस को पता चला था कि जिन हथियारों से उमेश को मारा गया वो हथियार ISI ने सप्लाई किए थे। उमेश राजू पाल का दोस्त था। राजू पाल की हत्या से जुड़े केस में कोर्ट से पैरवी करके लौट रहा था जब उनकी और गनर की हत्या हो गई थी। ATS के मुताबिक अतीक को ISI ने AK-47, .45 बोर पिस्टल और RDX की सप्लाई की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी पूछताछ के लिए जब अतीक और अशरफ को हिरासत में लिया गया था तब यूपी ATS ने दोनों के खिलाफ ISI और लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन को लेकर FIR दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक अतीक ने कबूल किया था कि ISI एजेंट से फोन पर उसकी बात होती रहती थी और पाकिस्तान से हथियार खरीदा करता था वो। यह हथियार पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन से गिरा दिए जाते थे और ISI से कनेक्शन रखने वाले लोग हथियार उठा लेते थे। अतीक ने यह भी कहा था कि उसको ISI और लश्कर से जुड़े ठिकानों के बारे में पता तो था मगर जेल में बैठे बैठे बता नहीं सकता था, इसके लिए लोकेशन पर जाना होगा। पुलिस के इस थियरी को साबित करता हुआ एक लेटर आज तक को मिला था। साल 2017 में अतीक के भाई अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को ये लेटर भेजा था। इसमें जीशान कमर नाम के शख्स का पासपोर्ट जल्द बनाने के लिए कहा गया था। जीशान कमर को 2021 में प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर आरोप था कि वो पाकिस्तान जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोपी था। हालांकि इसके पहले इस मामले में अतीक की और जांच होती, उसकी हत्या हो गई। रिटायर्ड IPS ऑफिसर लालजी शुक्ला कहते हैं कि अतीक विशुद्ध अपराधी था। अपराध करते करते राजनीति में आया। यहाँ उसकी किस्मत, समाज और सिस्टम सब ने उसका साथ दिया। विडंबना यह है कि अतीक की हत्या हुई भी 3 ऐसे शूटर्स के हाथ जो अपराध की दुनिया में अतीक की तरह ही नाम कमाना चाहते थे, वो भी इलाहाबाद में जहां कभी अतीक का आतंक कायम था। अतीक की कहानी आज खत्म हो चुकी है मगर पर्दे पर अलग तरह से लौट आई है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए। इस खबर को लिखा है मेरे साथी सत्ताक्षी ने। मेरा नाम हिमांशु है। नमस्ते।